away, but it's just buying time for the rest of AG Global to fire back, and there goes that, a double! तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। होप सो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। फिलहाल मैं भी बहुत बेहतरीन हूँ और आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, लाइक क्विक स्पॉटिंग, डिसीजन मेकिंग, थर्ड पार्टी टाइमिंग, कंट्रोल अग्रेशन, जोन प्रेडिक्शन एंड थर्ड पार्टी कंट्रोल। और अगर ये सारी चीजें सीख जाते हो तो किसी भी मैच में कोई भी 44 फाइट थर्ड पार्टी और उस मैच को बुया करना आपसे छूट ही नहीं सकता है। तो मेरे भाई वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए बिना देरी करे वीडियो को शुरू करते हैं। एज यू कैन सी, टीम फ्लैश उतरी है बॉटम ब्राजीलिया पे, आरआर की उतरी है सेंट्रल पे और एजी उतरी है फील्ड्स पे। अब पहले ये समझो जोन प्रेडिक्शन कैसे वर्कआउट करती है। जोन प्रेडिक्शन के ऊपर आपने कई सारी थ्योरीज सुनी होंगी, पानी को कट करे या वेंडिंग्स वगैरह से ट्रायंगल्स बना के, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। जोन प्रेडिक्शन इज ऑल अबाउट मेमोराइज करना। अब क्वेश्चन ये, आप मेमोराइज कैसे करोगे, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ जोन बनते हैं। अब यहाँ हर टीम के कोच और एनालिस्ट काम आते हैं जो हंड्रेड्स ऑफ जोन को एनालाइज करते हैं, उसमें से 10 और 12 ऐसे जोन निकाल के देते हैं जो कई बार बन चुके हैं। एंड आपको लग रहा होगा मैं ये मजाक कर रहा हूँ, बट नहीं, मैंने खुद ये FFWS की एक क्वालिफाइड टीम के लिए 2023 में ये काम करा है। अब क्वेश्चन ये है, इस मैच में जोन प्रेडिक्शन का क्या रोल था। तीनों ही टीम एजी, फ्लैश और RRQ ने सेकंड जोन प्रेडिक्ट कर दिया था। और जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, सेकंड जोन का सेंटर और थर्ड जोन की एज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अकॉर्डिंग टू देयर जोन प्रेडिक्शन, थर्ड जोन की एज ब्राजीलिया के पत्थर पे एंड होने वाली थी एंड वही होने वाला था सेकंड जोन का सेंटर। तो फ्लैश की टीम बिना देरी करे ब्राजीलिया को लूट करके फटाक से पत्थर की तरफ मूव कर जाती है एंड विद इन 3 मिनट 30 सेकंड RRQ भी रोटेट करके उस पत्थर तक पहुंच जाती है। RRQ ने रश करने के पहले ब्राजीलिया के 7 हाउसेस में डायनोकुलर मार के चेक करा था कहीं उनकी थर्ड पार्टी तो नहीं हो जाएगी। एंड कोई भी एक सेंसिबल टीम होगी तो भी यही काम करेगी एंड यू शुड डू इट टू। बट जब आपकी किस्मत खराब हो तो देखो क्या होता है। RRQ का डायनोकुलर जैसे ही खत्म हुआ, जस्ट 1 सेकंड बाद ही एजी की पूरी टीम 7 हाउसेस में आ गई। अकॉर्डिंग टू RRQ 7 हाउसेस तो क्लियर थे, तो वो उस साइड से रश कर सकते थे एंड किया भी। बट RRQ ने यहाँ एक बहुत बड़ी गलती करी जो मैं आपको कभी करने नहीं बोलूंगा। पहला, क्लियर प्रेशर क्रिएट नहीं करा गया, ना ही फर्स्ट नॉक निकलने का वेट करा, ओनली FGL से सामने वाली टीम को पीछे पुश कराया, ना ही फ्लैश के किसी प्लेयर को गलती करने का मौका दिया और खुद दो टीम्स के बीच में आगे सैंडविच हो गए। अब मैं ये नहीं कह रहा यहाँ पे RRQ की गलती थी, बट कुछ चीजें यहाँ पे मिस आउट करी गई, लाइक प्रेशर क्रिएशन करना, कॉल्स क्लियर आउट नहीं होना, साथ ही फ्लैश के किसी भी प्लेयर का नॉक नहीं निकला, ना ही किसी को हाई डैमेज पहुंचा और उसके पहले ही रश कर दिया। अब जैसे ही इन दोनों की फाइट खत्म होती है, एजी आ जाती है थर्ड पार्टी करने के लिए। अब यहाँ तुम्हें क्लियर समझ में आ जाएगा एक्सपीरियंस और अंडरडॉग में क्या डिफरेंस होता है। एजी के प्लेयर ऐसे अंधों की तरह रश करते हैं कि बारोस जाते ही साथ नॉक हो जाता है और साइफा भी रश करते हुए हेड खा जाता है। चिनॉय को भी काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था, जो कि पूरी टीम को लॉन्ग रेंज से कवर प्रोवाइड करा रहा था। एंड अब बारी आती है ड्यूक की, और ड्यूक को फ्लैश ने काफी हल्के में ले लिया। बट यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई सारे लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे पूछ चुके हैं। ड्यू एक स्नाइपर है और स्नाइपर होने के बावजूद A124 का यूज कर रहा है, साथ ही एजी के 4 प्लेयर फोर्ड और ओलिविया यूज कर रहे हैं। इसके पीछे का रीजन क्या है? जैसा कि सबको पता है, फोर्ड जैसे ही आपको डैमेज आता है, आपकी हेल्थ कम होती है, आपको फटाक से HP प्रोवाइड कराना चालू कर देता है। कूल डाउन टाइम 20 सेकंड है, बट अगर आप कोई एक्टिव स्किल इसके बीच में यूज कर दे तो फोर्ड रीसेट हो जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज, फोर्ड और ओलिविया का क्या कॉम्बिनेशन है? फोर्ड जैसे ही आपकी HP इंक्रीज करेगा, ओलिविया का इफेक्ट स्टार्ट हो जाएगा। मतलब अगर दो बंदे आसपास खड़े हुए हैं ओलिविया और फोर्ड लगाकर, तो फोर्ड की 30 HP तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ में ओलिविया की हेल्प से 24 HP एक्स्ट्रा मिलेगी। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो मुझे इंस्टाग्राम पे जाके DM कर दो, मैं आपको बता दूंगा। अभी यहाँ कैसे फोर्ड और ओलिविया ने ड्यू को बचाया, पहले ये देखो। फ्लैश के 2 प्लेयर ड्यू के ऊपर अंधा रश कर देते हैं, इतना ही नहीं, ड्यू को M590 का एक शॉट भी कनेक्ट हो जाता है। बट जस्ट बिकॉज ऑफ फोर्ड एंड ओलिविया, ड्यू के कंटिन्यूअसली 13 HP एक्सटेंड होती रहती है। फ्लैश के प्लेयर भी एक आगे गलती कर देते हैं और ड्यू इस 1v2 फाइट को इजीली जीत जाता है। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, कैरेक्टर स्किल्स कभी मैटर नहीं करती है। मैटर करता है तो आपकी सेल्फ स्किल मैटर करती है। आप कितने अच्छे से सिचुएशंस को टैकल कर पाओगे। बट सिचुएशंस को टैकल करोगे तो करोगे कैसे? क्योंकि आप जिस स्पीड स्क्रिम में खेलने जाते हो वहां तो टूर्नामेंट वाली फीलिंग ही नहीं आती है। बट मैं आपको आज एक ऐसी स्क्रिम्स के बारे में बताने वाला हूँ जहां पर टूर्नामेंट से भी ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि यहाँ पर हर वीकली स्टैंडिंग प्रोवाइड कराई जाती है। जो टीम वीकली लीडर बोर्ड में टॉप 1 पे होगी, उसको डायरेक्टली इनके टूर्नामेंट में ग्रैंड फाइनल्स का स्लॉट मिलेगा। इतना ही नहीं, इनके संडे शोडाउन से बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं। प्राइस पूल होता है 2000 रुपीज और यहाँ पे खास बात पता क्या है? ये लोग संडे शोडाउन में फॉलो करते हैं
चैंपियन रश फॉर्मेट, मतलब फुल इंटरनेशनल वाइब्स। ऑल्सो इनके वीकली मेंबरशिप भी होती है, जिसमें आपको मिनी और मेजर लॉबीज में कई सारे बेनिफिट्स भी मिलते हैं। टीम ऑफ द मंथ अवार्ड, वीकली स्क्रिम्स मेंबरशिप, लाइव लॉबीज, चैंपियन रश फॉर्मेट, हाई पीपी और बेस्ट मैनेजमेंट। एंड दिस स्क्रिम्स का नाम है आई ग्लेशियर पेड स्क्रिम्स। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक है, जाके फटाक से ज्वाइन करो और इंटरनेशनल वाइब्स लो। नाउ बैक टू द टॉपिक। अब मैं आपको बताने वाला हूँ दी ट्रिपल डी थ्योरी क्या कहलाती है। डिसिप्लिन, डिसीजन एंड डिस्ट्रैक्शन। अब यहाँ देखो, बीटीआर की पूरी टीम ब्लैक हाउस की तरफ लॉन्च पैड मार के चली जाती है, जहाँ पे ऑलरेडी टोडेक होल्ड कर रही थी। बीटीआर ने रश करा, दैट मींस वहां फाइट होनी ही होनी थी, बट टोडेक के सारे बंदे वो कंपाउंड को छोड़ के उसके जस्ट बगल वाले कंपाउंड में शिफ्ट हो जाते हैं। एंड यहाँ काम आती है डिसीजन मेकिंग। बीटीआर के प्लेयर जैसे ही टोडेक को चेस करने कंपाउंड के पास जाते हैं, उन्हें सुनाई देता है राइट साइड से फायर का साउंड आ रहा है, और अगर यहाँ बीटीआर रश करती है उस कंपाउंड के अंदर, तो राइट वाली टीम पूरा बेनिफिट उठाएगी इस चीज का। इसलिए बीटीआर की पूरी टीम बैकआउट कर जाती है। यही रिवर्स रेड एक गलती कर देती है। जैसे ही रिवर्स रेड को एक नॉक मिलता है, रिवर्स रेड की पूरी टीम रश करना चालू कर देती है टोडेक के ऊपर। एंड यहाँ बात आती है डिसिप्लिन की। टोडेक और रिवर्स रेड की कंपाउंड के अंदर कंटिन्यूअसली क्लोज रेंज फाइट चल रही थी, बट इतनी फाइट के बीच में बीटीआर का एक प्लेयर भी क्लोज इन नहीं करता है। एंड अब बात आती है डिस्ट्रैक्शन की। एजी के प्लेयर्स ने बीटीआर के प्लेयर्स को स्पॉट कर लिया था। बीटीआर के प्लेयर्स नहीं चाहते थे कि वो फाइट ले और ऊपर कंपाउंड में बैठी हुई टीम इस चीज का बेनिफिट उठा ले। जैसे ही रिवर्स रेड के प्लेयर कंपाउंड से नीचे आते, बीटीआर के सारे प्लेयर रिवर्स रेड के ऊपर फायर करना चालू कर देते जंप कर करके। इस वजह से रिवर्स रेड का सारा फोकस बीटीआर के ऊपर चला गया और एजी को उन्हें इग्नोर कर दिया। एंड अब आरआर के प्लेयर फंस चुके थे एक सैंडविच सिचुएशन में, क्योंकि इधर से बीटीआर मार रही थी, उधर से एजी। फाइट के बाद बीटीआर के भी चारों प्लेयर अलाइव होते हैं और एजी के भी चारों प्लेयर अलाइव होते हैं। एंड दिस इज व्हाट वी कॉल ट्रिपल डी थ्योरी, डिसिप्लिन, डिसीजन एंड डिस्ट्रैक्शन। एंड अगर आपको भी ये सारी चीजें सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम के लिंक है, जाके जल्दी से फॉलो कर लो, क्योंकि वहां पे ब्रॉडकास्ट में बहुत सारी चीजें डालता रहता हूँ। बाकी दैट इज ऑल फॉर टुडे गाइस। होप आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना आपको इतनी सारी स्ट्रेटेजीज और टैक्टिक्स में सबसे बेस्ट क्या लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।